और फैमिली के हलकों में ये बात चल रही है कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन जो हैं, जो 50 साल, उनके 49 साल की उम्र में जवान यंग बंदा, अचानक उससे क्यों डेथ हो गई है, अचानक क्यों फौत हो गए। उसके अंदर कोई साजिश है, उन्हें कत्ल किया गया है, या उनके हवाले से जो बातें चल रही हैं, और पिछले कुछ चूँकि 6-8 महीने से कुछ और मुतनाज़े टॉपिक भी चल रहे थे जिसकी तफसील में हम नहीं चाहेंगे, जिसकी वजह से उनके बारे में काफ़ी सारी जो है ना चेमगोइयाँ इस वक्त हो रही हैं। तो जब भी कोई शख्स अचानक फौत होता है और उसकी डेथ अनएक्सप्लेन्ड होती है, तो उसमें मेडिकल प्रोफेशन जो है ना वो हेल्प करता है, और उस शख्स का जो है वो बॉडी का उसकी मैयत का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम को मुलाहजा भी कहते हैं और ऑटोप्सी भी कहते हैं। तो ये पोस्टमार्टम का लफ्ज़ पहली बार मैंने उस वक्त सुना था जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल के ज़माने में था। तब मैंने सुना था कि कहीं कोई लड़ाई हुई थी और 2 शख्स जो थे वो गोली लगने से मारे गए थे, और फिर उनकी मुलाहिज़ा किया गया, और फिर उनकी रिपोर्ट पुलिस को मिली, और फिर उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो जब मैं मेडिकल प्रोफेशन में खुद आया तो फिर ऑटोप्सी या जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है बाकायदा खुद उसका हिस्सा बना। न्यू हॉस्पिटल उस वक्त ये काम खिदमत से अंजाम देता था। फिर वहाँ हम गए और ट्रेनिंग हासिल की, और फिर उसके बाद DHQ कसूर अस्पताल में मुझे चंद पोस्टमार्टम अटेंड करने का मौका मिला। तो डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब की कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए पोस्टमार्टम कराना है या नहीं कराना, या हो चुका है या नहीं हो चुका, मीडिया पे मुतज़ाद बातें चल रही हैं। डॉक्टर आमर लियाकत की बेटी ने जो है फ़िलहाल इनकार किया है कि उसके वालिद साहब का की बॉडी का पोस्टमार्टम ना किया जाए, लेकिन उनका बेटा अभी पाकिस्तान में नहीं है, वो अभी आएगा, शायद आज पहुंच जाए, तो उसके बाद फैमिली हित में तौर पे फैसला करेगी कि क्या करना है। ताहम क्या फ़ैसला होता है, पोस्टमार्टम होता भी है या नहीं, उसकी क्या वजह सामने आएगी, ये टॉपिक अलग है। मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग वॉक के ऊपर जो है ना हम पोस्टमार्टम के हवाले से कुछ बुनियादी बातचीत कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो, पता हो कि ये जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है ये होता कैसे है। इस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के अंदर जिस्म के किस किस हिस्से से क्या क्या तशख़ीस की जाती है, और फिर इसकी रिपोर्ट कैसे बनती है, और रिपोर्ट से हमें कॉज ऑफ डेथ के बारे में पता कैसे चलता है। तो पोस्टमार्टम की जब हम बात करते हैं, जो मैयत का पोस्टमार्टम किया जाता है, उसमें सबसे जो पहला मरहला होता है वो होता है इंतहाई बारीकी के साथ और अदसे के साथ मैयत के जिस्म का भरपूर किस्म का मुआयना, जिसमें आँखों का मुआयना, उसके मुआयना, ये जो बाल हैं, गर्दन, सर की जो जिल्द है, इसका ख़ास तौर पे बारीकी से मुआयना कि कहीं कुछ सर पे चोट तो नहीं लगी, सर पे चीज़ मारी गई और उसके बाद वो शख्स फौत हो गया। क्योंकि ऑटोप्सी का मकसद ये होता है कि फौत होने की वजह तलाश करना। जब सर का अच्छी तरह मुआयना कर लेते हैं, कानों को देख लेते हैं, गर्दन पीछे, बालों के अंदर सारा, तो उसके बाद फिर गर्दन का मुआयना करते हैं। जब गर्दन का मुआयना करते हैं, आप सब जानते हैं कि गर्दन एक ऐसी जगह है जहाँ किसी को दबा के उसका सांस बंद करके उसको मारा जा सकता है। तो उसके बाद गर्दन का भरपूर तरीके से मुआयना करते हैं, कहीं इस पे उंगलियों के निशान तो नहीं है, कहीं नाखून तो नहीं लगे हुए, या ये जो गले की हड्डी है ये टूटी हुई तो नहीं है, इसके ऊपर नीचे को निशान, को रस्सी का निशान तो नहीं है कि, या उसके अलावा यहाँ तक कि इवन के होंठों के ऊपर जो है ना ख़ास तरीके से बारीकी के साथ और वसूलों को भी देखा जाता है, कहीं इस शख्स का मुंह बंद करके तो नहीं मारा गया या दम घुट गया हो। तो जब चेहरा, सर और गर्दन कवर हो जाती है, तो उसके बाद फिर ना वो चेस्ट पे आ जाते हैं। सीने को, चेस्ट के एरिए को बाहर से ऊपर से बारीकी के साथ देखा जाता है कि कहीं इसके ऊपर कोई चाकू, छुरी, कोई ज़ख्म लगने को कोई निशान ना हो, कोई और चीज़ ना हो। फिर उसके बाद जो है ना वो पेट पे आ जाते हैं कि पेट के अंदर कोई चीज़ लगी हो, निकली हो, छुरी, गोली का कोई निशान, कोई ऐसी चीज़। जब पेट के भी सामने से भरपूर किस्म से वो बारीकी से मुआयना कर लेते हैं कि इसके ऊपर हाथों के निशानात, उंगलियों के निशानात, नाखूनों के स्क्रैचेस वो तो नहीं पड़े हुए। आमतौर पे स्क्रैच जिसम पे उस वक्त पड़ते हैं जब अगर किसी को मारने की कोशिश की जा रही हो, वो अपने हाथ पाँव मारता है, और जो उसको दोबारा होता है या 2-3 अफराद जब उससे मारने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथों के फिर निशानात जो है ना बॉडी पे लग जाते हैं। तो इस तरीके से पहले जिस्म का बाहर से, सामने से और पीछे से बारीकी से मुआयना किया जाता है। फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं कि कहीं इसके अंदर ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं है। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद जब फिंगरप्रिंट्स वाला मामला भी जो है ना वो प्रोसेस हो जाता है, तो उसके बाद अगला मरहला आता है, और वो मरहला होता है कि जिस्म को खोलने का आगाज़ किया जाता है।
अब जब जिस्म को खोलने का आगाज़ किया जाता है तो उसमें सबसे पहले सर से शुरू करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं कि सर की जो पीछे से वाली स्किन है इसको इस तरीके से पहले करके, और ये जिल्द होती है ऊपर से ऐसे खींच लेते हैं, जैसे विग होती है ना बालों पे लगाने वाली विग बनती, और फिर इसको बाकायदा आरी के साथ इसको काटा जाता है, और काट के जो खौल होता है खोपड़ी का वो उतार लिया जाता है। जब खौल उतर जाता है तो उसके बाद फिर पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो फिर दिमाग को बारीकी के साथ देखते हैं, दिमाग की जो झिल्लियाँ होती हैं उनको बारीकी से देखते हैं, और दिमाग में जो खून की नालियाँ होती हैं उनको बारीकी से देखते हैं कि कहीं खून की नालियों में क्लॉट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फालज हुआ था और फालज की वजह से दिमाग की खून की नालियों में क्लॉट है और क्लॉट की वजह से उस शख्स की डेथ हो गई हो। इसके साथ जैसे ही वो मुआयना कर लेते हैं दिमाग का, तो उसके साथ फिर वो राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ का जो दिमाग होता है उनका थोड़ा थोड़ा पीस लेते हैं, और वो पीस लेके प्लास्टिक बैग में महफूज कर लेते हैं ताकि केमिकल एनालिसिस किया जा सके, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जा सके, और बाद में इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करनी हो तो वो किया जा सके। जैसे ही दिमाग का मुआयना मुकम्मल होता है तो फिर उसी तरह खोपड़ी को वापस रख के और ये जो सर की जिल्द होती है इसको पीछे रख के इसको स्टिच लगा देते हैं। ये जो सर का और दिमाग का मुआयना होता है तो उसके बाद फिर गर्दन पे आती है, गर्दन को सेंटर से कट लगता है, ऐसे चीर करके इसकी स्किन उतारते हैं ऊपर से, और फिर इसको बगौर देखना शुरू करते हैं अंदर से कि जो सांस की नाली है वो टूट तो नहीं गई, इसके ऊपर अंदर तो नहीं कोई मसला, कुछ चीज़ तो नहीं लगी हुई, और उसके साथ आगे यही वाला जो कट होता है यहाँ तक आता है। इसके बाद जो है वो यहाँ से कंधे से कट शुरू होता है, ऐसे जाता है, और इधर से कट जाता है वो ऐसे जाता है। जब ये वाला जाता है तो ये ऐसे ही है जैसे अंग्रेज़ी का हिस्सा वाई बनता है, या मर्सिडीज़ जो गाड़ी है उसका जो निशान है इसको मर्सिडीज़ इंसियन कहते हैं। जब ये वाला कट लगाते हैं ऐसे तो फिर सेंटर से जो पसलियों का पोर्शन है वो उठा के अलग कर लेते हैं। जब वो उठा के अलग करते हैं तो फिर फ़ौरन ही सामने दो फेफड़े नज़र आ रहे होते हैं, नीचे दिल नज़र आ रहा होता है, और सेंटर में वो खून की बड़ी बड़ी नालियाँ या शरियानें नज़र आ रही है, तो इसको शारक कहते हैं। इसको फिर डॉक्टर जो है ना वो बारीकी से देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ चोट लगी हो, कुछ ज़ख़म लगा हो, या यहाँ पे फेफड़े के अंदर जो खून की नालियाँ उनमें खून जम गया हो, या जो दिल की जो शरियानें हैं उनमें खून जम गया हो। अगर कोई हार्ट अटैक से फौत हुआ हो तो दिल की जो शरियानें हैं उनमें खून जमा हुआ मिल जाता है, और अगर किसी को फेफड़ों के अंदर नालियों में खून जमता है और उससे वो डेथ हो जाती है जिसको पल्मोनी एम्बोलिज्म कहते हैं, तो उसका सबूत भी यहाँ से मिल जाता है। जब वो फेफड़े का और दिल का मुआयना कर लेते हैं तो फिर फेफड़े से भी और दिल से भी जो है ना वो कुछ टिश्यू के पीसेस लिए जाते हैं, और वो लेने के बाद उनको भी प्लास्टिक बैग में महफूज कर लिया जाता है ताकि वो केमिकल के तौर पे इस्तेमाल हो सके। फिर दिल के अंदर जो खून मौजूद होता है वो खून का सैंपल भी लेते हैं, और फेफड़ों की झिल्ली के साथ जो पसलियों के अंदर मवाद होता है उसका सैंपल भी लेते हैं, और साथ ही इसको दोबारा ऊपर रख के स्टिच कर देते हैं। ये चेस्ट का मरहला हो गया। अब पेट की बारी, जो पेट का मरहला होता है उसमें पेट बिल्कुल सेंटर से ऐसे करके और उसको ऐसे खोल दिया जाता है। जब पेट को इस तरह खोलते हैं तो सबसे पहले अंतड़ियाँ नजर आती हैं, अंतड़ियों के साथ जो है ना दाएं तरफ जो है ना वो जिगर मौजूद होता है, बाएं तरफ जो है ना वो तिली मौजूद होती है, और दो गुर्दे मौजूद होते हैं, और उससे नीचे जाके जो है ना फिर मसाना मौजूद होता है। ख़वातीन हो तो ख़वातीन वाले अज़ा नज़र आ रहे होते हैं, मर्द हो तो फिर मर्द वाले अज़ा होते हैं। तो जब पेट का मुआयना किया जाता है तो उसमें भी यही चीज़ गौर करते हैं कि कहीं पेट के अंदर जो खून की नालियाँ उनमें खून तो नहीं जम गया, या गुर्दों में कोई ख़राबी तो नहीं है, या जिगर के ऊपर कोई निशान तो नहीं आए हुए, तिली तो नहीं फट गई। तो ये जुमला चीज़ें वो नोट करते हैं, और नोट करने के बाद फिर अंदर से पीस लेते हैं, तिली का पीस लेते हैं, जिगर का पीस लेते हैं, उसको प्लास्टिक बैग में महफूज कर लेते हैं। महफूज करने का मकसद ये होता है कि इसको बाद में केमिकल टेस्टिंग में इस्तेमाल करना हो, उसके अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो तो वो मवाद मुयस्सर कर सके। जब पेट का भी अंदरूनी मुआयना हो गया तो समझे कि जिस्म का अंदरूनी मुआयना मुकम्मल हो गया। उसके बाद उसको दोबारा स्टिच करके उसी तरह जो है ना वो फिर उसके बाद जो है ना उसकी रिपोर्ट तैयार होती है। अच्छा, बहुत सारे केसेस में तो जो उसका सामने से बाहर से मुआयना इंसान का होता है, उसी के बाहर के मुआयने की वजह से ही जो है ना तशखीस हो जाती है, काज ऑफ डेथ मिल जाती है। कोई 30% केसेस में बाहर से पता नहीं चलता, फिर उसके लिए दिमाग और जो चेस्ट और पेट का जो अंदरूनी मुआयना है वहाँ से काज ऑफ डेथ मिल जाता है। लेकिन अगर ये सब कुछ भी नॉर्मल हो तो फिर वो जो सैंपल लिए होते हैं, जो टुकड़े महफूज किए होते हैं,
वो टुकड़े जो होते हैं वो लेबॉर्ट्री में भेजती हैं कि कोई जहर तो नहीं दिया गया। खून के अंदर चेक करते हैं, जिगर को, गुर्दे के पीस जो होते हैं उसके अंदर ख़ास तरीके से केमिकल टेस्टिंग होती है और पता चलता है कि कोई जहर आलूद चीज़, कोई दवाई ऐसी दी गई हो, जैसे नशे आवर दवाइयाँ होती हैं, अगर वो ज़्यादा मिकदार में हो तो वो भी डेथ का बायस बनती है। तो बाकायदा ऐसे केमिकल टेस्ट मौजूद हैं जो ये जान लेते हैं कि जिस्म के अंदर फ़लाँ 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 जो नींद की दवाइयाँ या फ़लाँ फ़लाँ किस्म का नशा है वो तो नहीं खून में शामिल कि वो तमाम जिस्म में रच बस गया है और उसकी वजह से डेथ होगी। तो आम तौर पे 80 to 90% केसेस में मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम के बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी 10% ऐसे केसेस 5 से 10% रह जाते हैं कि जहाँ पे मौत का काज फिर भी पता नहीं चलता। लेकिन वहाँ पे जहाँ पता नहीं चलता तो फिर जो है ना बात रुक जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद आगे कोई और चीज़ नहीं है कि जहाँ से हम आगे चल सके। तो लेकिन 90% केसेस में जवाब इसका मिल जाता है। तो आबर लियाकत हुसैन जो है ना उनकी मैयत के वाले से जो भी फैमिली का फैसला होगा या हुकूमती हल्कों का फैसला होगा या तहकीकी इदारों का फैसला होगा वो उनकी सवाबदीद है। मेरा मकसद ये था कि इस मौके पे एज ए डॉक्टर जो है ना मैं आपको बता सकूँ कि पोस्टमार्टम होता कैसे है। बल्कि यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा कि याद रखिए, जब भी किसी फैमिली मेम्बर में किसी करीब में अचानक डेथ हो जाए और वो जब फौत होता है उस वक्त कोई भी पास नहीं होता, वो अकेला होता है या ऐसी कि जब हमें कोई वाज़ेह सुराग ना मिल रहा हो और ये खदशा हो कि कहीं इसको मार न दिया गया हो या इसने खुद कुछ ना कर ली हो, तो उन सिचुएशंस में पोस्टमार्टम कराना जो है वो मौत की वजह जानने के लिए ज़रूरी होता है। और पोस्टमार्टम कराने के लिए अमूमन ऐसे मौके पे सबसे पहले थाने में इतला की जाती है और थाना जो है ना वहाँ से पुलिस आती है, पुलिस आके उसकी तस्दीक करती है और उसको उठाती है और अस्पताल सरकारी जो होता है जो भी मुतय्यन करदा होता है हर इलाके की हदूद के मुताबिक, कसूर शहर में और है, लाहौर में और है, गुजरावाला में और है, तो वो जो मेडिको लीगल सेंटर होता है, फोरेंसिक मेडिसिन का शुबा होता है, वहाँ पे उस मैयत को ले जाया जाता है। मौत की तस्दीक के बाद फिर वहाँ के डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं, रिपोर्ट तैयार होती है, रिपोर्ट फिर पुलिस को और लवाहिकीन के हवाले की जाती है। फिर उस पर जो रिजल्ट आता है कि इस शख्स को मारा गया है या इस शख्स ने खुदकुशी कर ली है, उसके मुताबिक फिर आके कानूनी हिकमत से जो है ना कानूनी प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है ना ये समझते हैं और ये सोचते हैं कि पोस्टमार्टम के ज़रिए मैयत की बेअदबी या बेहुरमती होती है, इसलिए बहुत फैमिलीज़ जो है ना वो ये करती है फैसला कि जाने वाला चला गया, अब वो वापस तो नहीं आ सका, उसकी मौत की वजह जान भी लेंगे तो क्या होगा। बहुत सारी फैमिलीज़ जो है ना बालाखिर पोस्टमार्टम की तरफ नहीं जाती। लेकिन हुकूमती सतह पे जब कोई और लवाहिकीन ना हो उसका मुयसर मैयत का, तो हुकूमत उसकी सरपरस्त होती है। तो हुकूमत की तरफ से जो है ना फिर जो डेजिग्नेटेड जो मुतय्यन करदा बाबत है उसमें हर अननोन बंदा जब वो फौत होता है या जिसकी कोई वजह का पता ना हो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियो आपके काम आई होगी, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, फैमिली मेम्बर में किसी का पोस्टमार्टम हुआ और फिर उससे क्या मुताल्ला हुआ, या आपका कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जो है ना अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, मुशावरत भी कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ भी कर सकते हैं, हमें राय भी दे सकते हैं। अगर इसके ये कोलैटरल, ये बाईलैटरल या दो तरफा गुफ्तगू है जिसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी शामिल हूँ। आप लोगों का फीडबैक हमें मज़ीद रहनुमाई करेगा, गाइड करेगा कि हम कैसे चलें, और ये चंद मिनट्स जब हम आपस में बैठते हैं ये कारआमद गुजरें। इसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसी काम की बात जो है ना वो सीखें जो ज़िंदगी में काम आने वाली हो, जो दूसरों का भला करने वाली हो। ये एंटरटेनमेंट की वीडियोज़ की बजाय ऐसी हो जो सारी ज़िंदगी आपके काम आने वाली हो। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।